हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए क्लास 11 का एनसीईआरटी, जो कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत हैं, जिनमें हम पढ़ेंगे आज सौर विकिरण, उष्मा संतुलन एवं तापमान, जो कि आपका चैप्टर नंबर 8 है क्लास 11 का। तो चलिए इसको करते हैं, सौर विकिरण, उष्मा संतुलन एवं तापमान। और स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहना चाहूंगी कि अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा हर वीडियो में बताती हूँ। और साथ ही साथ आप तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही दीजिए ना। अगर आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो करिए। और अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, यूपीएससी का भी टेस्ट करवाया गया है और आरओ का भी है। तो उसको जाके करिए टेस्ट। और आप जो है नए टेस्ट की डिमांड करना चाहते हैं तो करिए, 2024 के लिए टेस्ट करवाया गया है। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि ये जो है, ये मैं जो एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ वन बाय वन, वन लाइन वन, मतलब इस तरह से पढ़ा रही हूँ, ताकि इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि एक दो बार तीन बार आप देखिए वीडियो, अच्छे से रीडिंग मारिए। उसके बाद जो सेल्फ हैंड नोट्स है ना, खुद से बनाइए। ठीक है, तो इसको करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत कम है, टाइम का शॉर्टेज है, इसलिए फटाफट करते हैं। और बहुत पढ़ना है हम लोग को। ओके, तो चलिए स्टार्ट। तो चैप्टर नंबर ऐड करते हैं कि आप अपने चारों तरफ वायु को महसूस करते हैं। जैसे हमारे चारों तरफ वायु का एक घेरा होता है और वायु बहुत सारे पुलिंदों के तल में होता है। और वायु में सांस लेते हुए हम सांस को वायु बाहर निकालते हैं और इसको महसूस भी करते हैं। ये गतिमान होती है, इसका तात्पर्य है कि वायु वायु ही पवन है। और आप जानते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर वायु का एक घेरा होता है ना, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का लगभग संपूर्ण भाग सूर्य से प्राप्त करती है। इसके बदले सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अंतरिक्ष में वापस वितरित कर देती है। परिणाम स्वरूप पृथ्वी ना तो अधिक समय के लिए गर्म होती है और ना अधिक समय के लिए ठंडी होती है। हम यह पाते हैं कि पृथ्वी के अलग अलग भागों में प्राप्त ताप की मात्रा समान नहीं होती है और भिन्न होती है। और भिन्नता के कारण वायुमंडल के दाब में भी भिन्नता आती है। इसी कारण पवनों के द्वारा ताप का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है। इस अध्याय में वायुमंडल के ठंडे होने की प्रक्रिया एवं परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को समझाया गया है। तो सौर विकिरण क्या होता है? पृथ्वी की पृष्ठ पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा का अधिकतम अंश लघु तरंग के रूप में आता है। पृथ्वी को प्राप्त होने वाली ऊर्जा को आगामी विकिरण या छोटे रूप में सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी भू आप है, मतलब डिवाइड शेप है, और सूर्य की किरणें वायुमंडल के ऊपरी भाग पर तिरछी पड़ती हैं, जिसके कारण पृथ्वी और सौर और ऊर्जा के बहुत कम अंश को ही प्राप्त होकर पाती है। पृथ्वी औसत रूप से वायुमंडल की ऊपरी सतह पर 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त करती है। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा में प्रति वर्ष थोड़ी परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन पृथ्वी की सूर्य के बीच की दूरी के अंतर के कारण होता है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से सबसे दूर होती है और 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर होती है। पृथ्वी की इस स्थिति को अपसौर कहा जाता है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से सबसे निकट अर्थात 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर दूर होती है। इस स्थिति को अपसौर पेरीहेलन कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप 3 जनवरी को और 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। फिर भी सूर्यताप की भिन्नता का यह प्रभाव दूसरे कारकों जैसे स्थल एवं समुद्र का वितरण तथा वायुमंडल के परिसंचरण के कारण द्वारा कम हो जाता है। यही कारण है कि सूर्यताप की यह भिन्नता पृथ्वी की सतह पर होने वाले प्रतिदिन के मौसम परिवर्तन पर अधिक प्रभाव नहीं डाल पाती। पृथ्वी की सतह पर सूर्यताप में भिन्नता कैसे होती है? सूर्यताप की तीव्रता की मात्रा में प्रतिदिन हर मौसम और प्रतिवर्ष परिवर्तन होता रहता है। सूर्यताप के होने वाली विभिन्नता के कारक क्या है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना है और सूर्य की किरणों का नतिकोण है और दिन की अवधि है और वायुमंडल की पारदर्शिता है और स्थल विन्यास है, परंतु अंतिम दो कारकों का प्रभाव कम पड़ता है। यह तथ्य है कि पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समतल कक्षा में 66.5 डिग्री का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाले सूर्यताप की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक किरणों के नतिकोण है। यह किसी स्थान के अक्षांश पर निर्भर करता है। अक्षांश जितना उच्च होगा, किरणों का नतिकोण उतना ही कम होगा। अतः सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तिरछी किरणों की अपेक्षा सीधी किरणें कम स्थान पर पड़ती हैं। किरणों के अधिक क्षेत्र पर पड़ने के कारण ऊर्जा वितरण बड़े क्षेत्र पर होता है तथा प्रति इकाई क्षेत्र को कम ऊर्जा मिलती है। इसके अतिरिक्त तिरछी किरणों को वायुमंडल की अधिक गहराई से गुजरना पड़ता है, अतः अधिक अवशोषण प्रकीर्णन विकिरण के द्वारा ऊर्जा का अधिक ह्रास होता है। ठीक है,
सौर विकिरण वायुमंडल से होकर गुजरना। लघु तरंग दैर्घ्य वाले सौर विकिरण के वायुमंडल में अधिकांशतः पारदर्शी होता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से पहले सूर्य की किरणें वायुमंडल से गुजरती हैं। क्षोभमंडल में मौजूद जलवाष्प, ओजोन तथा अन्य किरणें अवरक्त विकिरण की अवशोषण कर लेती हैं। क्षोभमंडल में छोटी निलंबित कण दिखने वाले स्पेक्ट्रम को अंतरिक्ष एवं पृथ्वी की सतह की ओर विकर्ण कर देते हैं। यही प्रक्रिया आकाश में रंग के लिए उत्तरदायी है। इसी से उदय एवं अस्त होने के समय सूर्य लाल दिखाता है तथा आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। ऐसा वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संभव होता है। सूर्य तप का पृथ्वी की सतह पर स्थानिक वितरण क्या होता है? तो धरातल पर प्राप्त सूर्य तप की मात्रा में उष्णकटिबंध में 320 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर से लेकर ध्रुवों पर 70 वाट प्रति वर्ग किलोमीटर तक भिन्नता पाई जाती है। सबसे अधिक सूर्य तप उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों पर प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। उष्णकटिबंध की अपेक्षा विषुवत वृत्त पर कम मात्रा में सूर्य तप होता है और सामान्यतः एक ही अक्षांश पर स्थित महाद्वीपीय भागों पर अधिक और महासागरीय भाग में अपेक्षाकृत कम मात्रा में सूर्य तप का प्राप्त होता है। शीत ऋतु में मध्य एवं उच्च अक्षांशों पर ग्रीष्म ऋतु की अपेक्षा कम मात्रा में विकिरण प्राप्त होता है। वायुमंडल का तापन एवं शीतलन। वायुमंडल के गर्म और ठंडा होने के के अनेक तरीके हैं। जैसे प्रवेशी सौर विकिरण से गर्म होने के बाद पृथ्वी सतह के निकट स्थित वायुमंडल परतों में दीर्घ तरंगों के रूप में ताप का संचरण करती है। पृथ्वी के संपर्क में आने वाली वायु धीरे धीरे गर्म होती है और निचली परतों के संपर्क में आने वाली वायुमंडल की ऊपरी परतें भी गर्म हो जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कंडक्शन कहा जाता है। चालन तभी होता है जब असमान ताप वाले दो पिंड एक दूसरे से संपर्क में आते हैं। गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊर्जा का प्रवाह चलता है और ऊर्जा का स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक दोनों पिंडों का तापमान एक समान न हो जाता है। उन्हें संपर्क टूटता नहीं। वायुमंडल की निचली परतों को गर्म करने वाले कंडक्शन महत्वपूर्ण होते हैं। पृथ्वी के संपर्क में आई वायु गर्म होकर धाराओं में रूप में लंबवत उठती है। वायुमंडल में ताप का संचरण करती है। वायुमंडल के लंबवत तापन की यह प्रक्रिया कन्वेक्शन कहलाती है। ऊर्जा के स्थानांतरण का यह प्रकार केवल क्षोभमंडल तक सीमित रहता है। वायु के क्षैतिज संचलन से होने वाले ताप का स्थानांतरण एडवेक्शन कहलाता है। लंबवत संचलन की अपेक्षा वायु की क्षैतिज संचलन सापेक्षिक रूप से अधिक महत्वपूर्ण होता है। मध्य अक्षांशों में दैनिक मौसमों में आने वाली भिन्नताएं केवल अभिवहन के कारण होती है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में विशेषतः उत्तरी भागों में गर्मी में चलने वाले स्थानीय पवन लू इसी अभिवहन का ही परिणाम है। पृथ्वी द्वारा प्राप्त प्रवेशीय सौर विकिरण जो लघु तरंगों के रूप में होता है, पृथ्वी की सतह को गर्म करता है। पृथ्वी स्वयं गर्म होने के बाद एक विकिरण पिंड बन जाता है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा जाती है और वायुमंडल में दीर्घ तरंगों के रूप में ऊर्जा का वितरण करने लगती है। यह ऊर्जा वायुमंडल को नीचे गर्म करती है और इस प्रक्रिया को पार्थिव विकिरण कहा जाता है। ये देख सकते हैं पृथ्वी का अवशोषण। पृथ्वी का अवशोषण कैसे होता है? ये लघु तरंग सौर है और इसमें 100% ये आती है सौर विकिरण और बादल के रूप में कन्वर्ट होती है, फिर 34% तक यहाँ पहुँचती है। अंतरिक्ष प्रकीर्णन हो जाता है -6 और अंतरिक्ष द्वारा परिवर्तित -27 -2 हो जाता है। वायुमंडल का अवशोषण होता है 14% हो जाता है और प्रकीर्णन का विकिरण 17% हो जाता है। और दीर्घ तरंगों का विकिरण देख सकते हैं आप। ये लघु का है, दीर्घ का है। पृथ्वी के अंतरिक्ष और विकिरण के निकलता है -17 और वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष की ओर विकिरित होता है -48 और उसके बाद पृथ्वी का विकिरण होता है -6 और प्लस है इसमें 6 और इसमें प्रक्षोभ एवं संवहन होता है +9 और संघनन द्वारा होता है +19 और 19 माइनस भी हो जाता है तो ये इक्वल हो जाता है। तो ये तो एक मिनट दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण वायुमंडलीय गैस मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों द्वारा शोषित किया जाता है। इस प्रकार वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से गर्म होता है, ना कि सीधे सूर्य तप से। तदुपरांत वायुमंडल विकिरण द्वारा ताप को अंतरिक्ष में संचालित कर देता है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह वायुमंडल का तापमान स्थिर रहता है। पृथ्वी का उष्मा बजट। तो पृथ्वी के उष्मा बजट को दर्शाया गया अगला चित्र में। तो उष्मा का न तो संचय करती है, ना ही ह्रास करती है, अपने तापमान में स्थिर रहती है। ऐसा तभी संभव होता है जब विकिरण द्वारा सूर्य तप के रूप में प्राप्त उष्मा एवं पार्थिव विकिरण द्वारा अंतरिक्ष में संचारित ताप क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। मान लें कि वायुमंडल की ऊपरी परत पर प्राप्त सूर्य तप 100% है और वायुमंडल से गुजरते वक्त ऊर्जा का कुछ अंश परावर्तित, प्रकीर्णित तथा अवशोषित हो जाता है। केवल शेष भाग ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है और 100 इकाई में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पहुंचने से पहले अंतरिक्ष में परिवर्तित हो जाती है और 27 इकाइयां बादलों के रूप में छोर तथा 2 इकाइयां पृथ्वी के हिमाच्छादन छेदों द्वारा परिवर्तित हो जाती है।
और लौट जाती हैं। सौर विकिरण की इस परिवर्तित मात्रा को एल्बिडो कहा जाता है। प्रथम 35 इकाइयों को छोड़कर बाकी 65 इकाइयाँ अवशोषित हो जाती हैं। 14% वायुमंडल तथा 51% पृथ्वी के धरातल द्वारा। पृथ्वी द्वारा अवशोषित ये 51 इकाइयाँ पुनः पार्थिव विकिरण के रूप में लौट जाती हैं। इनमें से 17 इकाइयाँ सीधे अंतरिक्ष में चली जाती हैं और 34 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती हैं। 6 इकाइयाँ स्वयं वायुमंडल द्वारा और 9 इकाइयाँ संवहन के जरिए और 19 इकाइयाँ संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में और वायुमंडल द्वारा 48 इकाइयों का अवशोषण होता है। इनमें 14 इकाइयाँ सूर्य तप की और 34 इकाइयाँ पार्थिव विकिरण की होती हैं। वायुमंडल विकिरण द्वारा इनको भी अंतरिक्ष में वापस लौटा दिया जाता है। अतः पृथ्वी के धरातल तथा वायुमंडल के अंतरिक्ष में वापस लौटने वाले विकिरण की इकाइयाँ 17 48 हैं, जिनका योग 65 है। और वापस लौटने वाली इकाइयाँ 65 इकाइयों का संतुलन कर देती हैं, जो सूर्य से प्राप्त होती हैं। यही पृथ्वी का ऊष्मा बजट अथवा ऊष्मा संतुलन है। यही कारण है कि ऊष्मा के इतने बड़े स्थानांतरण के बावजूद भी पृथ्वी ना तो गर्म होती है और ना ही ठंडी होती है। पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बजट में भिन्नता। तो जैसा कि हमने व्याख्या की जा चुकी है कि पृथ्वी की सतह पर प्राप्त विकिरण की मात्रा भिन्नता पाई जाती है। पृथ्वी के कुछ भागों में विकिरण संतुलन में अधिशेष पाया जाता है, परंतु कुछ भागों में ऋणात्मक संतुलन होता है। तो आपने देखा भी चित्रों में, यहाँ पर देखिए। तो पृथ्वी संतुलन तंत्र की विकिरण अक्षांशीय भिन्नता को दर्शाता है। ये चित्र दर्शाता है कि शुद्ध विकिरण में अधिशेष 40% उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों में अधिक है, परंतु ध्रुवों के पास काफी डिफिसिट पाई जाती है। उत्तरी कटिबंधीय क्षेत्रों में ताप ऊर्जा ध्रुवों की पुनर्वितरण होता है। फलस्वरूप उष्णकटिबंधीय ताप संचयन के कारण बहुत अधिक गर्म नहीं हो और ना ही उच्च अक्षांश अत्यधिक कमी के कारण पूरी तरह जमे हुए हैं। तापमान क्या है? वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य तप की अन्योन्य क्रिया द्वारा जनित ऊष्मा तापमान के रूप में पाया जाता है। जहाँ ऊष्मा किसी पदार्थ कणों के अणुओं की गति को दर्शाती है, वही तापमान किसी पदार्थ या स्थान के गर्म या ठंडा होने की डिग्री में माप है। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक। किसी भी स्थान पर वायु का तापमान निम्नलिखित कारकों द्वारा प्रभावित होता है। जैसे उस स्थान की अक्षांश रेखा, समुद्र तल से उस स्थान की उत्तुंगता और समुद्र से उसकी दूरी और वायु संहति का परिसंचरण और कोस्ट तथा ठंडी महासागरीय धाराओं की उपस्थिति और स्थानीय कारक। तो लैटिट्यूड की बात करें तो किसी स्थान का तापमान उस स्थान द्वारा प्राप्त सूर्यतप पर निर्भर करता है। यह पहले ही बताया जा चुका है कि सूर्यतप की मात्रा में अक्षांश के अनुसार भिन्नता पाई जाती है, अतः तदनुसार तापमान में भी भिन्नता पाई जाती है। तो एल्टीट्यूड की बात करें तो वायुमंडलीय पार्थिव विकिरण द्वारा नीचे की परतों में पहले गर्म होता है। यही कारण है कि समुद्र तल के पास स्थानों पर तापमान अधिक तथा ऊंचे भाग में स्थानों पर तापमान कम होता है। अतः शब्दों में तापमान सामान्यतः उत्तुंगता बढ़ने के साथ घटता है। तो ये मैप देखिए आप अच्छे से। उत्तुंगता के बढ़ने के साथ तापमान के घटने की दर ह्रास दर कहते हैं। सामान्य ह्रास दर 1000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस है। समुद्र से दूरी। किसी भी स्थान के तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है समुद्र से उस स्थान की दूरी। स्थल की अपेक्षा समुद्र धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडा होता है। स्थल जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होता है। इसलिए समुद्र के ऊपर स्थल की अपेक्षा तापमान में भिन्नता पाई जाती है। समुद्र के निकट स्थित क्षेत्र पर समुद्र एवं स्थलीय समीर का सामान्य प्रभाव पड़ता है, तापमान सम रहता है। वायु संहति तथा महासागरीय धाराएं। तो स्थलीय समुद्री समीरों की तरह संहतियां भी तापमान को प्रभावित करती है। कोस्टल वायु संहतियां मतलब वार्म और एयर मासेस, ये प्रभावित होने वाले स्थानों का तापमान अधिक एवं शीत वायु संहतियों से प्रभावित स्थानों का तापमान कम होता है। इसी प्रकार ठंडी महासागरीय धारा के प्रभाव के अंतर्गत आने वाली समुद्र तटों की अपेक्षा गर्म महासागरीय धारा के प्रभाव में आने वाले तटों का तापमान अधिक होता है। तापमान का वितरण। जनवरी और जुलाई के तापमान के वितरण का अध्ययन करके हम पूरे विश्व के तापमान वितरण के बारे में जान सकते हैं। मानचित्र पर तापमान की वितरण समांतर तापमान समताप के रेखाओं की मदद से दर्शाया जाता है। यह वह रेखा है जो समान तापमान वाले स्थानों की जोड़ती है। जनवरी तथा जुलाई में होने वाले धरातल पर वायु के तापमान के वितरण को दर्शाता है। समांतर तापमान का अक्षांश के प्रभाव को मानचित्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, क्योंकि समताप रेखाएं प्राय अक्षांश के समानांतर होती है। इस सामान्य प्रवृत्ति में विचलन विशेष रूप से उत्तरी गोलार्ध में जुलाई की अपेक्षा जनवरी में अधिक स्पष्ट होता है। दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग अधिक है, इसलिए भूसंहति और समुद्री धारा का प्रभाव वहां स्पष्ट। जनवरी में समताप रेखाएं महासागरों के उत्तर और महाद्वीपों के दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। इससे अटलांटिक महासागर पर देखा जा सकता है। कोस्टल कोस्टल महासागरीय धाराएं गल्फ स्ट्रीम तथा अटलांटिक महासागरीय ड्रिफ्ट की उपस्थिति में उत्तरी अटलांटिक महासागर अधिक गर्म होता है और समताप रेखाएं उत्तर की तरफ मुड़ जाती हैं। सतह के ऊपर तापमान तेजी से कम होता है और समताप रेखाएं यूरोप में दक्षिण की ओर मुड़ जाती हैं। ये
साइबेरिया के मैदान पर ज़्यादा स्पष्ट होता है और 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के साथ-साथ 80 डिग्री उत्तरी एवं 50 डिग्री उत्तरी दोनों ही अक्षांशों पर जनवरी का मध्य ताप 20 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। इसी प्रकार जनवरी का माध्य मासिक तापक्रम विषुवतरेखीय महासागरों पर 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक और उष्णकटिबंधीय में 24 डिग्री से सेल्सियस से अधिक, मध्य अक्षांशों पे 20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक, यूरेशिया के आंतरिक भाग में -18 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री -48 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज होता है। दक्षिण गोलार्ध में तापमान पर महासागरों का स्पष्ट प्रभाव देखा जाता है। यहाँ तापमान रेखाएं लगभग अक्षांशों के समांतर चलती रहती हैं। उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा भिन्नता कम तीव्रता वाले 20 डिग्री से 10 डिग्री एवं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान रेखाएं क्रमशः 35 डिग्री सेंटीग्रेड दक्षिण और 45 डिग्री दक्षिण तथा 60 डिग्री दक्षिण के समांतर पाई जाती है। जुलाई में तापमान रेखाएं प्रायः अक्षांश के समानांतर चलती है। विषुवतरेखीय समांतर पर तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। एशिया के उपोष्णकटिबंधीय स्थलीय भागों में 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के साथ साथ तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। 40 डिग्री उत्तरी एवं 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों पर तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक किया गया है। तो चित्र 8.5 में जनवरी एवं जुलाई के बीच तापांतर प्रदर्शित करता है। सर्वाधिक तापांतर यूरेशिया महाद्वीप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, जो लगभग 60 डिग्री सेल्सियस है। तो इसका मुख्य कारक है महाद्वीपीयता। इस सबसे कम 3 डिग्री सेल्सियस का तापांतर 20 डिग्री दक्षिण एवं 15 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच पाया जाता है। तापमान का व्युत्क्रमण। सामान्यतः तापमान ऊंचाई के साथ घटता जाता है, जिसे सामान्य ह्रास दर कहते हैं। कई बार स्थिति बदल जाती है और सामान्य ह्रास दर उलट जाती है, इसे तापमान का व्युत्क्रमण कहते हैं। अक्सर व्युत्क्रमण बहुत थोड़े समय के लिए होता है और काफी सामान्य घटना है। सर्दियों की मेघ विहीन लंबी रात तथा शांत वायु व्युत्क्रमण के लिए आदर्श दशाएं हैं। दिन से प्राप्त ऊष्मा रात के समय विकिरित कर दी जाती है और सुबह तक भूपृष्ठ अपने ऊपर की हवा से अधिक ठंडी हो जाती है। ध्रुवीय क्षेत्रों में वर्ष भर तापमान व्युत्क्रमण होना सामान्य है। भूपृष्ठीय व्युत्क्रमण वायुमंडल के निचले स्तर में स्थिरता को बढ़ावा देता है। धुआं तथा धूलकण व्युत्क्रमण स्तर से नीचे एकत्र होकर चारों ओर फैल जाते हैं, जिनसे वायुमंडल का निम्न स्तर बढ़ जाता है। इससे सर्दियों में सुबह के समय घने कोहरे तथा रचना सामान्य घटना है। यह व्युत्क्रमण कुछ घंटों तक रहता है। सूर्य के ऊपर बढ़ने और पृथ्वी के गर्म होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में वायु उपवाह के कारण व्युत्क्रमण की उत्पत्ति होती है। पहाड़ियों तथा पर्वतों पर रात में ठंडी हवा गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से भारी और घनी होने के कारण लगभग जल की तरह कार्य करती है और ढाल के साथ ऊपर से नीचे उतरती है। यही घाटी की तली में गर्म हवा के नीचे एकत्र हो जाती है। इसे वायु उपवाह कहते हैं और ये पाले के से पौधों की रक्षा करती है। प्लैंक के नियम बताता है कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी वह उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी और उसका तरंग दैर्घ्य उतनी ही लघु होगा। एक ग्राम पदार्थ का तापमान 1 अंश सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है वह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो क्वेश्चन करने का ट्राई करिएगा और क्वेश्चन आंसर का देने का ट्राई करिएगा। इसको मैं बताऊंगी नहीं ताकि आप इसको सॉल्व तो करें, कुछ तो मेहनत करें और अपना एक्टिविटी भी दिखाएं। तो कैसा लगा वीडियो बताइए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।